गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा आज बीपीएससी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है जनरल साइंस, जो कि लोगों को बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है और बहुत लोग साइंस पढ़ते तक नहीं हैं। लेकिन बिना साइंस का जनरल साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है पीटी एग्जामिनेशंस के लिए। यदि आपको प्रारंभिक एग्जामिनेशन पास करना है तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब जनरल साइंस में आप देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस फिजिक्स से आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं और बायोलॉजी से आते हैं। तो आज हम लोग जो है रसायन शास्त्र से, केमिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चंस जो है आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, और आजकल जैसे टीचर्स के बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं या अभी हेड मास्टर का एग्जाम्स होने वाला है बीपीएससी के द्वारा, तो आप जो भी एग्जामिनेशंस देख लें वहाँ पे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए आपको दिखेगा। तो ऐसे समय में, और यूजुअली केमिस्ट्री लोगों को डिफिकल्ट लगता है, तो हम आपके लिए केमिस्ट्री इजी फॉर्म में और ख़ास करके जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ से हम आपको बताने जा रहे हैं, और वैसे बताने जा रहे हैं जिस तरह से आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस अपीयर होते हैं। खास करके जो हॉट एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हॉट स्पॉट जिसको आप कह सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन से राइज होता है, जहाँ से क्वेश्चंस बनता है, हम लोग उस पार्ट को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो है, चूंकि साइंस डिफिकल्ट है और मैं बहुत डिफिकल्ट वे में आपको नहीं बताना चाहता हूं, बड़ा सिंपल वे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो पहले क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आपकी ब्रेन को ओरिएंट किया जा सके, उसको एक ब्रेन को कैसे पढ़ना है उसके लिए ट्रेंड किया जा सके। तो हम लोग फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ नया क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, कुछ जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जामिनेशंस में हम लोग वो भी क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए हम लोग एकदम सिंपल जो केमिस्ट्री का आप जब देखेंगे ना, हर एक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चंस आप देखेंगे ही देखेंगे इस पार्ट से आते हुए, और ये बहुत सिंपल चैप्टर है, और ये है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, और आप कह सकते हैं परमाणु संरचना। तो आज हम लोग परमाणु संरचना देखेंगे, और एकदम सिंपल वे में। मैं कोई वहां पे थ्योरी और बहुत डिफिकल्ट करके एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, जहां जैसे आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वैसे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है ना पढ़ते हैं परमाणु संरचना, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चंस आता है और कैसे क्वेश्चंस आता है, वो भी साथ में हम आपको बताते जाएंगे। तो हम में से हर एक, अच्छा मैं एक बात यहां पे क्लियर कर दूं, मैं एकदम सिंपल वे में जो चलने वाला हूं, तो हो सकता है जिनकी स्टडी एडवांस स्टेज में हो, जो बहुत पहले पढ़ चुके हों या जो साइंस के हों, तो उनको लगेगा कि अरे ये तो बहुत बोरिंग बता रहे हैं, बड़ा स्लो बता रहे हैं। तो मैं वैसे कैंडिडेट को माइंड में रख के चल रहा हूं जिन्हें साइंस बिल्कुल नहीं आता है, जो 10th तक 9th तक केमिस्ट्री पढ़े हैं लेकिन वो भी भूल चुके हैं। मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए दिमाग में रखकर आपको केमिस्ट्री बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये परमाणु है क्या। परमाणु संरचना और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इससे एक क्वेश्चन आपके लगभग हर एक एग्जामिनेशंस में उठा के देख लीजिए, बीपीएससी पीटी का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह है कि परमाणु क्या है। तो परमाणु, देखिए केमिस्ट्री जो स्टार्ट हो रहा है वो परमाणु से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो परमाणु क्या है, आप कुछ भी ले ले, मान लिया हम इस पेन को ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेन को, ठीक है। अब इसको जब हम तोड़ते जाएंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मिलेगा, ठीक है, सूक्ष्मतम कण मिलेगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में यानी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता हो, ठीक है, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं या एटम कहते हैं।
बहुत सारे इसके लिए मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं। यदि वो आपको पढ़ना होगा तो वो भी बताएंगे, तो हम वो भी आपको पढ़ा देंगे, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है परमाणु का, उसमें जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समझिए, कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है। हम सभी को पता है पीरियोडिक टेबल, वहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और लगभग हर एक चीज जो आप देखेंगे वो एलिमेंट से बना हुआ होता है। तो एलिमेंट का यानी तत्व और एलिमेंट, उसका जो सबसे छोटा, ठीक है, सूक्ष्मतम कण जो है, जो रासायनिक अभिक्रिया में, कहां पे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। सिंपल समझिए आप। तो पहले जो है ना परमाणु, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम। तो स्टार्ट में डाल्टन थे और कुछ इंडिया से भी महर्षि कैनाड वगैरह थे। इन लोगों ने क्या बोला था कि एटम को फर्दर हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। परमाणु जो है ना वो एकदम स्मॉलेस्ट है और फर्दर इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। यानी परमाणु को या एटम को नहीं तोड़ा जा सकता, ऐसा बताया था शुरू में डाल्टन और कुछ दूसरे जो है ना वैज्ञानिकों ने। लेकिन बाद में जो है, जब जे थॉमसन ने, जब गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने, इन सभी ने जब अलग अलग पार्टिकल्स का, जैसे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाम तो सुना होगा आपने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नाम सुना होगा। तो जब ये सब का खोज हुआ ना, तब हुआ कि नहीं, एटम को भी जो है तोड़ा जा सकता है, यानी एटम भी डिविजिबल है, उसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। अभाज्य नहीं है, उसको भी तोड़ा जा सकता है। तो वही, यानी इसका मतलब क्या है, परमाणु कुछ कणों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, परमाणु कुछ कण के बने होते हैं, पार्टिकल्स, ठीक है। कण को इंग्लिश में हम लोग क्या कह रहे हैं, पार्टिकल, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो परमाणु जिस पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिस कण के बने होते हैं, उसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। और क्या कहते हैं, मूल कण, क्या कह सकते हैं, मूल कण। तो जब आप देखेंगे परमाणु, तो सिंपल देखिए, परमाणु जो है ना, जैसे ये एक मान लिया, सिंपल देखो, ये परमाणु है, ऐसे परमाणु होता है, बाद में फिर हम आपको बताएंगे। ये तो ये सबसे छोटा पार्ट है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है। अब जब आप देखेंगे ना इस परमाणु को, तो ये कुछ कण का बना होता है, ठीक है। जैसे किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन का बना होता है, प्रोटॉन का बना होता है, न्यूट्रॉन का बना होता है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, ये सब के जो है ना परमाणु बने होते हैं। तो ये जो है, जो परमाणु है, उसके अंदर में कैसे अरेंज रहते हैं, कहां पे रहते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या बताता है, परमाणु संरचना, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे रहता है। जैसे आप जब परमाणु देखेंगे ना, तो यहां पे एक सेंटर में जो है, आइए हम लोग देखते हैं, जैसे एक ऑक्सीजन एटम हम लोग ले लेते हैं समझाने के लिए, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का परमाणु। अब मान लिया इसका स्ट्रक्चर हम लोग को देखना है, तो परमाणु में क्या क्या होगा, कुछ परमाणु जो है ना मूल कण के, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बने होते हैं। ये जो मूल कण होता है वो दो तरह का होता है, अस्थाई और अस्थाई, और कह सकते हैं अस्थाई मूलकण और अस्थाई मूलकण, स्टेबल और अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो मेनली हम लोग स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है, यानी जो स्थायी मूलकण है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो है आपने सुना होगा ना नाम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जो हम आपसे बता रहे हैं ना,
जब आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आता है ना वो यहां से ही आता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पार्टिकल्स वगैरह का नाम, इस हर एक को आपको कंठस्थ करना है। इसके डिस्कवरर का, इसके ऊपर में कौन सा चार्ज होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, और यहां से ही क्वेश्चंस बनता है। तो इन सब का हम लोग को डिटेल में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप देखेंगे एक जो परमाणु का संरचना देखेंगे ना, तो उसमें एक सेंटर होता है, ठीक है, और सेंटर में जो है ना वो जैसे ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किसी भी एटम में जब आप देखेंगे, कोई भी एटम हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, चाहे कार्बन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, कोई भी आप नाम लेंगे तो हर एक एटम में एक सेंटर पार्ट होता है, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो सेंटर होता है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनावेशित होता है ये, ठीक है। तो और उसके बाद इसको हम लोग न्यूक्लियस कह देते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और इसके बाद न्यूक्लियस के अराउंड जब आप देखेंगे ना, तो इस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। इस तरह से जब आप देखेंगे तो ऑर्बिट्स होता है। ये स्ट्रक्चर है किसका? एटम का। तो क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। और इसके बाहर में आप जब देखेंगे ना, कक्षा है ये, ठीक है, कक्षा है, ऑर्बिट जिसको कह रहे हैं। तो प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के बाद का जो कक्षा होता है ना, उसको बोलते हैं के कक्षा। इसके बाद वाले को बोलते हैं एल, और इसके बाद वाले को बोलते हैं एम, और ये लास्ट वाला जो देख रहा है ना, इसको बोलते हैं एन। अब ये जो कक्षा है, जो ऑर्बिट्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जैसे के है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन में, तो 2 के में है और 6 जो है आपके इसमें है, किसमें? एल में है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, तो हमको यही पढ़ना है। तो सेंटर में क्या हो गया स्ट्रक्चर में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है। यानी सबसे पहले तो ये समझना है, ठीक है, परमाणु जो है कुछ मूल कणों के बने होते हैं। ये जो मूल कण होता है वो स्थायी और अस्थायी मूल कण होते हैं, ठीक है। अब स्थायी मूल कण कौन सा होता है? तो ये स्थायी मूल कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिएगा। स्थायी क्यों है? क्योंकि ये अपने अस्तित्व को मेंटेन करता है, एटम के अंदर भी और बाहर में भी। उसके बाद जब आप देखेंगे ना, इसके अंदर कुछ ऐसे मूल कण होते हैं जो बनते हैं और तुरंत नष्ट हो जाते हैं, यानी उनका जो अस्तित्व होता है ना, वो क्षणिक होता है। जैसे एक जो है आपका मेसॉन है, क्या है? मेसॉन है। और जब आप मेसॉन को देखेंगे ना, तो सिर्फ 10⁻⁻8 सेकंड के लिए बनता है। कितने के लिए? 10⁻⁻8 सेकंड के लिए बनता है, यानी बना और नष्ट हो गया वो। तो वैसे भी कणस होते हैं इसमें, ठीक है, मूल कणस होते हैं। उसको क्या हम लोग कहते हैं?
अस्थाई मूलकण। तो आपको स्थायी मूलकण और अस्थाई मूलकण दोनों के बारे में अच्छे से याद करना है, हर एक चीज अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो समझ में आया? तो आप वही हम आपसे बता रहे हैं कि दो तरह के मूलकणों से बना होता है। एक होता है आपका स्थायी मूलकण जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, दूसरा है अस्थायी मूलकण जिसका अस्तित्व क्षणिक होता है, और इसमें कौन सा है? पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन भी इसे कहते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है। जब आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अब आपको हर एक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अक्सर जैसे एग्जाम्स में पूछ देगा कि ऋणावेशित मूलकण इसमें से कौन सा है, चॉइस में रहेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ऋणावेशित यानी जिसके ऊपर में ऋण चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये पूछ देगा। या पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ठीक है, वो कितना होता है। या पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका खोज किसने किया था, ठीक है, किस तरह से किया था, यह भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पे रहता है, घूमते रहता है कक्षा में या न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहां पे फ्रेम होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे। तो आप देखिएगा एक ब्रिटिश यानी इंग्लिश साइंटिस्ट वैज्ञानिक जे थॉमसन, क्या नाम था उनका? जे थॉमसन। इन्होंने कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, जे थॉमसन जो है वो कैथोड रे ट्यूब पे प्रयोग करके इन 1897 में कैथोड रे ट्यूब कैथोड यानी कैथोड रे ट्यूब पे जो है ना काम कर रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने देखा कि कुछ मतलब रेज निकल रहा है जो कि पॉजिटिव, ठीक है, धन आवेश के तरफ जा रहा है। चूंकि वो पॉजिटिव की ओर जा रहा था इसलिए इस पे चार्ज निगेटिव होता है। ठीक है, तो बोले कि भाई कैथोड रेज है और मूव कर रहा है, तो इसी को इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, और इस पे कौन सा चार्ज होता है? तो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। यानी क्या होता है ये? ऋणावेशित। ये मूलकण कैसा है? ऋण आवेश इस पे होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, और चार्ज इस पे कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और माइनस में हो जाएगा। इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है लेकिन वो प्लस में हो जाएगा, चूंकि निगेटिव है इसलिए 1, ये जो है इसका चार्ज हो गया, कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसी को जो है ना -1 भी कभी कभी रहेगा, -1, -2, -3। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में एक -1 चार्ज होता है, एक -1 चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप देखेंगे इसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है?
1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। याद रखना होगा ये सब आपको, इधर से ही क्वेश्चंस फ्रेम होता है, तो आपको ये याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने खोज किया, कैसे? कैथोड रे ट्यूब पे काम करते हुए खोज किया। उसके बाद इसके ऊपर में ऋण आवेशित होता है, यानी एक -1 चार्ज होता है, और -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब आवेश इस पे होता है। इसका द्रव्यमान कितना है? होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और ये जो है हाइड्रोजन एटम का जो भार होता है उसका 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी इसका होता है 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसका कितना होगा? ये ज्यादातर एग्जाम्स में आता है, याद रखना है। एक हाइड्रोजन एटम का इतना भाग होता है, 1/1837वां भाग, 1/1837वां भाग जो है ये लगभग उतने के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, ये आपको मेमोराइज करना है, अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, पूछ देगा इसमें से कौन निगेटिवली चार्ज्ड फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी कौन सा इसमें से ऋण आवेशित मूलकण है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा। पूछ सकता है इसके ऊपर में द्रव्यमान कितना होता है, और जो क्वेश्चंस आते हैं, चूंकि आपको बहुत केमिस्ट्री डीप में नहीं जाना है, तो आपको ये सब ही जानना है। ठीक है, नेक्स्ट जब आप देखेंगे प्रोटॉन, नेक्स्ट आप देखिए प्रोटॉन। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जब देखिएगा तो ये कहां पे रहता है? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, एक एटम के, एक परमाणु के नाभिक में होता है। ठीक है, इसलिए इसको नाभिकीय कण भी कह सकते हैं। कहां रहता है प्रोटॉन? नाभिक में। किसके? परमाणु के नाभिक में रहता है। ठीक है, और इसका खोज जो है ना गोल्ड स्टेन, ठीक है, गोल्ड स्टेन ने किया था। ठीक है, गोल्ड स्टेन ने क्या बोला ना, उसने देखा कि एटम क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है, लेकिन उसके पहले ये खोज हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज है। तो जब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके अंदर में है एटम का, तो एटम को यदि उदासीन बनाना है, विद्युत उदासीन बनाना है, तो उतना ही पॉजिटिव कुछ होगा। तो इन्होंने बोला कि भाई ये प्रोटॉन जो है केनाल रेस के बारे में बोला। ठीक है, किसके बारे में बोला? केनाल रेस के बारे में उन्होंने बोला। ठीक है, और वो क्या होता है? धनावेशित कैनाल रे। इलेक्ट्रॉन में था कैथोड रे, और यहां पे कौन सा है? कैनाल रे है। इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो गोल्डस्टीन ने खोज किया। बहुत बार आप देखेंगे ना, गोल्डस्टीन ऑप्शंस में नहीं रहेगा, तब रदरफोर्ड रहेगा, तो उस केस में रदरफोर्ड लिख देना है। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन का जो आइडिया जो है ना, एक्सपेरिमेंट से कह लीजिए, और जो बताया कि ये न्यूक्लियस में होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसका जो नाम प्रोटॉन दिया वो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड। तो इसको भी याद रखना है, रदरफोर्ड ने। ठीक है, रुदरफोर्ड बहुत लोग कह देते हैं। तो रदरफोर्ड जो है, सही मायने में बताया जाए ना तो रदरफोर्ड ने ही खोज किया था, लेकिन
क्योंकि कैनाल रे के बारे में बताया था, तो इनको जो है गोल्डस्टेन को माना जाता है, ठीक है। लेकिन मान लिया गोल्डस्टेन ऑप्शन में नहीं हो, पूछे कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे और गोल्डस्टीन जो है वो वहां पे ऑप्शंस में नहीं है, तो आप एकदम आंख बंद करके रदरफोर्ड पे टिक कर दीजिएगा। या आपसे पूछे कि प्रोटॉन नाम किसने दिया, प्रोटॉन नाम किसने दिया, तब भी आंख बंद करके रदरफोर्ड मार देना है। प्रोटॉन जो टर्म है वो किसने क्वाइन किया था, तो रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो आप जब प्रोटॉन देखेंगे तो प्रोटॉन जो है ये अति सूक्ष्म धनावेशित कण है, धनावेशित कण है, ठीक है। यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये। कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे। कितना चार्ज होता है, तो एक तो +1 याद रखिए, इलेक्ट्रॉन पे -1 और प्रोटॉन पे +1, और जब क्वांटिटी देखिएगा तो वहां पे क्या था, माइनस था, ये हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब। सी से उसको दिखाते हैं, इसको कूलम्ब, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस पे चार्ज, ठीक है, +1 से भी दिखा सकते हैं। उसके बाद जब आप देखिएगा तो इसका भी द्रव्यमान होगा, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। ये भी याद रखना पड़ेगा, प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है, ठीक है। प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम जो है उसके मास के बराबर होता है, हाइड्रोजन के बराबर, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन का जितना मास होगा उतना ही प्रोटॉन का होगा। ये भी एग्जाम्स में आता है, पूछ देगा प्रोटॉन का मास किसके बराबर होता है, ऑप्शन सुनेगा हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, तो किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन के बराबर होता है। ये याद रखना है। इसके बाद अभी हम न्यूट्रॉन पढ़ने वाले हैं, तो न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, और प्रोटॉन का मास किसके बराबर होता है, तो हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो जो हाइड्रोजन का मास होगा उसका 1/1837वां भाग, 1/1837वां भाग, ये भी याद रखना है मास, ठीक है। नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब ये दोनों खोज हो गया तो रदरफोर्ड ने ही सबसे पहले ये बताया, ठीक है, कि कुछ जो है ना न्यूट्रॉन टाइप का कुछ जो है, जो उदासीन है, विद्युत उदासीन है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। तो पहला सबसे जो बोले थे ना वो रदरफोर्ड ही बोले थे। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, रदरफोर्ड भूल जाइए आप न्यूट्रॉन के लिए। नेक्स्ट जो है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन याद रखना है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक, चैडविक 1942 में जो है चैडविक ने इन खोज किया था, ठीक है। सॉरी 1932 में, और इसके लिए इनको 1935 में जो है ना नोबेल प्राइज मिला था। चैडविक को न्यूट्रॉन के बारे में बताने के लिए नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार। ये
तीसरा जो पार्टिकल है वो भी परमाणु के नाभिक में रहता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। अब है कि न्यूट्रॉन के बारे में किसने, इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, तो याद रखना है चैडविक। चैडविक ने 1932 में जो है खोज किया था न्यूट्रॉन का। बेरिलियम पे जो है ना फास्ट मूविंग पार्टिकल्स आप जब बम्बार्ड करेंगे या कोई भी एटम पे फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जब बम्बार्ड करेंगे तो आप क्या देखेंगे, उससे कुछ बाहर निकल रहा है। जो बाहर निकल रहा है उसको ही इन्होंने क्या बताया, न्यूट्रॉन। जबकि न्यूट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड ने पहले ही ऐसा सोचा था और बता चुके थे, लेकिन जो विधिवत कह सकते हैं वो चैडविक ने 1932 में, और इसके खोज के लिए चैडविक को 1935 में नोबेल पुरस्कार भी केमिस्ट्री में। और ये जो है चैडविक भी जो है आपके कौन से थे, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। अब न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होगा और ये विद्युत उदासीन होता है, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान जब देखेंगे तो इसके पर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका जो है द्रव्यमान होता है, जो कि एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो ये तीन आपने अभी देखा, वो था फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसके अलग स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स, अस्थाई मूलकण, ठीक है। इसके अलावा जब आप देखेंगे कुछ अस्थाई मूलकण इसमें आप देखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन। देखिए कण के प्रतिकण भी होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एग्जाम्स में आता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्या आप देखेंगे, अस्थाई मूलकण। तो जब आप परमाणु देखेंगे ना तो परमाणु के अंदर में कुछ कण ऐसे होते हैं, वो भी मूलकण ही हैं। वो क्या होता है ना, बनता है और तुरंत नष्ट हो जाता है, यानी जो उसका अस्तित्व है, वो जो एग्जिस्टेंस है, वो एकदम मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब बहुत, वो कह लीजिए सिंपल हम आपको बता रहे हैं, मेसॉन, अभी देखिएगा मेसॉन के बारे में, वो सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड में वो नष्ट हो जाता है, यानी बना और नष्ट हो गया। तो ऐसे जो मूलकणस हैं, ऐसे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उसको कहते हैं अनस्टेबल और अस्थाई मूलकण। तो इसमें मेनली चार हम लोग को देखना है। तो पहला जो है ना पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, और इसी को हम लोग कहते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन को और हम लोग क्या कहते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन, तो आप एटम में जब देखिए ना, कण का प्रतिकण यानी पार्टिकल्स का एंटी पार्टिकल्स भी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन हो गया, पॉजिट्रॉन, और इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तो इसका सबसे पहले खोज एंडरसन ने किया। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, एंडरसन ने किया। ये याद रखिएगा, ये सब एग्जाम्स में आता है क्वेश्चंस, ठीक है। पॉजिट्रॉन के ऊपर में कौन सा चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर में पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप देखेंगे पॉजिट्रॉन के ऊपर में जो द्रव्यमान इसका है, द्रव्यमान और आवेश यानी चार्ज, इसका अमाउंट जो है ना वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का कितना है द्रव्यमान, 9.11 इंटू 10⁻⁻31। तो इसका भी द्रव्यमान वही होगा पॉजिट्रॉन का। आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहां पे भी इसका भी जो है ना आवेश 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में निगेटिव था और यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी पॉजिट्रॉन याद रखना है कि ये धन आवेशित, धनावेशित है, धनावेशित कण है, मूलकण है, और ये बहुत कम समय के लिए बनता है, फिर तुरंत नष्ट हो जाता है, ठीक है। नहीं, क्षणिक अस्तित्व होता है अस्थायी का। तो ये हो गया पॉजिट्रॉन के बारे में। अक्सर आएगा आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है, कि ये किसका, इलेक्ट्रॉन का कौन एंटी पार्टिकल है।
तो याद रखिए पॉजिट्रॉन, ठीक है। वैसे ही प्रतिकण ये है उसका, वैसे ही पूछ सकता है कि पॉजिट्रॉन का प्रतिकण कौन है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और ये दोनों। दूसरा आप जब देखिएगा, दूसरा अस्थायी मूलकण तो न्यूट्रिनो होता है। क्या होता है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का खोज, तो इसमें न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों है, ठीक है। यानी न्यूट्रिनो कण है तो उसका प्रतिकण कौन सा है? एंटी न्यूट्रिनो है। इसका खोज किसने किया था? पाउली ने, पॉली, ठीक है, पॉली ने इसका खोज किया था। किसका? न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो जो है, ये दोनों कण प्रतिकण है, ठीक है। अब इस पे आप जब देखिएगा ना तो ये न्यूट्रल होता है, यानी इसके ऊपर में कोई आवेश नहीं होता है, यानी द्रव्यमान और आवेश रहित होता है, दोनों इसका जीरो है, ठीक है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का। और जब ब्रह्मांड में देखिएगा ना, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है उसमें से एक न्यूट्रिनो भी, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में ये ब्रह्मांड में पाया जाता है। पॉली ने खोज किया था। नेक्स्ट है मेसॉन। मेसॉन का खोज युकावा ने किया था। क्या कहता है? मेसॉन को हम लोग जो है मेसॉन को हम लोग पाई मेसॉन भी कहते हैं, याद रखिएगा, पाई मेसॉन। और इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज जो है युकावा, याद रखना है, ये भी आता है। जब पाई मेसॉन देखेंगे ना तो ये 3 तरह का होता है। धनावेशित, पाई मेसॉन, ऋणावेशित, पाई मेसॉन और विद्युत उदासीन पाई मेसॉन। ये 3 तरह का आपके परमाणु में मेसॉन्स मिलते हैं। मेसॉन कोई पाई मेसॉन कह रहे हैं, युकावा ने इसको खोजा। और धनावेशित 3 तरह का होता है, धनावेशित पाई मेसॉन, ऋणावेशित पाई मेसॉन और विद्युत उदासीन पाई मेसॉन, ठीक है। और जब आप इसका क्या कहते हैं, पाई मेसॉन जब आप देखिएगा तो पाई मेसॉन 720 गुना, इसका द्रव्यमान जब देखेंगे आप, ये 720 गुना जो है एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, 720 गुना एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान के बराबर, यानी मेसॉन का खोज युकावा ने किया। 3 तरह का होता है, धनावेशित, ऋणावेशित, विद्युत उदासीन पाई मेसॉन। फिर द्रव्यमान जब देखिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, 720 गुना होता है एक इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, 720 गुना। और ये सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए बनता है। 10⁻⁻8 सेकेंड में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ये बनेगा और 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रहेगा, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अभी आपने क्या देखा? अस्थायी कण। कौन कौन सा अस्थायी मूलकण? पॉजिट्रॉन, जिसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, दूसरा न्यूट्रिनो, तीसरा एंटी न्यूट्रिनो और चौथा जो है पाई मेसॉन। पाई मेसॉन का फिर 3 टाइप होता है, धनावेशित पाई मेसॉन, ऋणात्मक, ठीक है, और ऋणावेशित पाई मेसॉन और विद्युत उदासीन पाई मेसॉन। तो ये हो गया आपके पार्टिकल्स के बारे में। अब यहां से आप एग्जाम्स में जो है ना आप देखिएगा क्वेश्चंस आते हुए। मैं नेक्स्ट जो ये आज बताने के बाद इस पे कल कुछ क्वेश्चंस हम करवाएंगे और उसमें हम दिखाएंगे कैसे आपके एग्जामिनेशंस में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, खास करके बीपीएससी में हर एक साल आप देखिएगा
यहां से ही जो भी हम लोग पढ़े हैं ना मूल कण के बारे में, 7 मूल कण के बारे में, तो वहां से क्वेश्चंस आता है। पूछेगा कौन खोज करता, आवेश उस पे क्या होता है यानी चार्ज क्या उस पे होता है, उसका मास यानी द्रव्यमान क्या होता है, फिर कंपेयर करता है उसको आपस में। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप देखिएगा, ये देखिए आप, ये हम आपको बता रहे थे स्ट्रक्चर जो होता है, जो परमाणु का संरचना है वो यही है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स। यानी जो न्यूक्लियस में नाभिक में रहेगा, नाभिक में जो रहेगा उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये क्या हो जाए आपका, न्यूक्लियॉन्स। याद रखिएगा क्योंकि न्यूक्लियस में रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। और जब बाहर आप देखेंगे ना, तो इसके बाहर बहुत सारी कक्षा होता है, ठीक है, ऑर्बिट जिसको कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहता है। कैसे रहता है वो सब बाद में बताएंगे, सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि जो संरचना है परमाणु का, जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है, और सेंटर में जो रहता है उसको हम लोग नाभिक कहते हैं, नाभिक और न्यूक्लियस, और इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। अब देखिए इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं, और इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर में, तो जो न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस जो होगा उस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। यानी जो न्यूक्लियस होगा, जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है या आया भी है, वो क्या होता है, धनावेशित। क्यों धनावेशित होता है, क्योंकि इसमें जो है प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की वजह से ये जो है धन आवेशित होता है। याद रखिएगा, इस प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस जो है वो धन आवेशित होता है, यानी उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बाहर में जब आप देखेंगे ना इसके, तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये अच्छे से हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब जब आप देखेंगे, कोई भी, हम लोगों ने यूजुअली पढ़ा है कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, यानी वो न्यूट्रल होता है। परमाणु, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा, एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, क्योंकि उसमें जो है जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। किसकी संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी मान लिया यदि इसमें एक प्रोटॉन है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए, तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो 8 प्रोटॉन होगा यहाँ पे, और बाहर में घूमता हुआ 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 8 पॉजिटिव और 8 निगेटिव दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एटम जो है ना वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है और उदासीन होता है। अब जब आप देखेंगे ना, तो हर एक एटम का जो है ना एक एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, परमाणु संख्या होता है। लेकिन बहुत सारे आपके पास में एलिमेंट्स है, तत्व है, तो हर एक तत्व का जो है ना एक स्पेसिफिक आप देखिएगा ना परमाणु होता है। जैसे पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तो इस तरह से देखिएगा, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरोन, छठा कार्बन। तो इस तरह से जब आप जाएंगे तो हर एक एटम का, हर एक परमाणु का एक
स्पेसिफिक नंबर होता है, वो खास उसके लिए होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये याद रखिएगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, इसको हम लोग जेड से, याद रखिएगा, सिंबल भी पूछ सकता है। एटॉमिक संख्या का, एटॉमिक नंबर का, परमाणु संख्या और एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, जेड होता है, जेड। तो आप जब देखेंगे ना परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या को हम लोग कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या यानी जो परमाणु है उसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। और जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रल एटम में याद रखना है, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक है। यानी हम लोग कार्बन यदि कहते हैं, कार्बन वो एक एटम है जो कोयला है, कौन से परमाणु का बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। तो जब आप कार्बन देखेंगे ना तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या जो है वो 6 होता है, 6 होता है। और जब आप देखेंगे उदासीन कार्बन एटम परमाणु जो है, उदासीन कार्बन परमाणु, तो उसमें जब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी 6 होता है। यानी परमाणु संख्या कार्बन का कितना हो गया, तो 6 हो गया। जेड कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हर एक एटम का, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन है, उसके पास में एक परमाणु में के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, तो और उसमें जब न्यूट्रल एटम देखेगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी प्रोटॉन की संख्या कितना हुआ, 1। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु संख्या है, वो कितना हो जाएगा, 1। जब आप हीलियम देखेंगे तो हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है नाभिक में, तो उसका संख्या कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या 2। लिथियम जब आप देखिएगा तो उसका होता है 3 प्रोटॉन नाभिक में, तो उसका एटॉमिक संख्या क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन जब आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन होते हैं और बाहर घूमता हुआ 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या 8 हो जाएगा। और ये हर एक, एकदम याद रखना है, हर एक एटम के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। मतलब कि कार्बन में 6 प्रोटॉन और सोचिएगा ऑक्सीजन में भी 6 प्रोटॉन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस टाइम ऑक्सीजन, जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन है, जिस टाइम ऑक्सीजन में 6 प्रोटॉन हो जाएगा ना, तो ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा, वो कार्बन हो जाएगा। तो ये जो है एकदम स्पेसिफिक होता है, ये याद रखना है, प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन का, तो जेड का फॉर्मूला, यानी मान लिया आपको एटॉमिक नंबर पूछे कोई, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus of an atom is equal to number of electrons
इन ए न्यूट्रल एटम, ये याद रखना है, ठीक है, परमाणु संख्या के बारे में। दूसरा हम लोग एक चीज और देखेंगे लास्ट में, और वो है एटॉमिक मास। और इसको हम लोग मास नंबर भी कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, और परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। ये जो है ना, क्या है ना, न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर में क्या रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। एक बात और याद रखना है, हमने बताया न्यूक्लियस का खोज, नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने, ठीक है, ये याद रखना है। नाभिक धनावेशित होता है और इसका खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड में। नाभिक का खोज जो है, जो न्यूक्लियस जो है, उसका खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो एटॉमिक मास, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू, यानी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जो कह लीजिए, इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, ये होता है प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन जो है ना, ये जेड से, परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन को ही बताता है, तो इसके जगह पे हम जेड भी लिख सकते हैं, यानी ए इक्वल टू, और क्या हो सकता है, जेड प्लस एन, यानी ये पता है हमको, तो ये पता हो जाएगा, ये पता है तो ये पता हो जाएगा। तो परमाणु भार कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियॉन्स की संख्या है। किसकी संख्या है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इनके संख्या को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास और मास नंबर, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन हम लोग यदि ले लेते हैं, तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, 8। न्यूट्रॉन की संख्या आप देखिएगा तो ये भी 8 होता है। यानी यदि मास, इसका मास निकालना है, एटॉमिक मास ए, तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस एन। जेड कितना है, 8, और एन कितना है, 8, तो कितना हो गया, 16, ठीक है, तो 16 हो गया, ठीक है। अब जब आप देखेंगे ना, कोई भी एटम यदि है, परमाणु है, तो उसको यदि आपको एक्सप्रेस करना, कोई मान लिया एक्स एटम है, उसको एक्सप्रेस करना है, तो जेड ऊपर लिखते हैं और ए नीचे लिखते हैं। ये उसका बताता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, और ये उसका बताता है परमाणु भार। जैसे ऑक्सीजन आप देखते होंगे लिखा हुआ 8 और 16, या इधर भी ऐसे भी देखते होंगे 16 लिखा हुआ, तो ये बताता है उसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, और ये बताता है उसका मास नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो एटॉमिक मास या मास नंबर, जिसको द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी कहते हैं, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो लार्जली हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने यहां से क्वेश्चंस बनता है, फ्रेम होता है, ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, याद रखना है हमको। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है वो पूछ सकता है, जो न्यूक्लियस में रहता है उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। वहां क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, सिंपल। और प्रोटॉन चूंकि वहां पे रहता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा ए का फॉर्मूला, तो ये याद रखना है। आप पूरा देख लेना, पी जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो जा सकता है, ये परमाणु संख्या भी ये हो सकता है,
ठीक है, तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो आप जो पीटी में एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा उसको अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट में जो है हम आपको कुछ क्वेश्चंस इस पे ही करवाएंगे, जो प्रीवियस पीवाईक्यूज भी होंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए वो भी होंगे, साथ में कुछ नए क्वेश्चंस भी हम लोग फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो आज आपने देखा क्या, परमाणु संरचना। इसमें आपने क्या देखा कि परमाणु क्या है, परमाणु किन किन कणों का बना होता है, हर एक कण का, हर एक पार्टिकल्स का हमने डिटेल में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद जो अस्थायी मूल कण है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और पार्टिकल्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं हिग्स, और इससे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में बेसॉन, हिग्स बेसॉन पार्टिकल्स, कण, इसी को हम लोग कहते हैं ईश्वरीय कण, और ये अक्सर आपके एग्जाम में आता है, ईश्वरीय कण, और इसी को कहते हैं गॉड पार्टिकल्स। ठीक है, यह भी आपका मूल कण है, हिग्स बेसॉन कण, ईश्वरीय कण और गॉड पार्टिकल्स। ठीक है, तो सिंपल इसमें क्वेश्चंस रहता है, और इसका जो है ना डिस्कवरर जो है वो हिग्स हैं, हिग्स, और दूसरा जो है एंगलर्ट, ये बेल्जियम के थे, और हिग्स ये इंग्लिश थे। ये दोनों वैज्ञानिक हिग्स और एंगलर्ट, ये और ये, ठीक है, ये हिग्स जो हैं वो इंग्लिश थे और ये बेल्जियम के थे। इन्होंने जो है ना हिग्स बेसॉन्स के बारे में बताया, इसके खोज किए 2013 में, और इनके लिए, इसके लिए इनको अवार्ड भी, नोबेल प्राइज भी मिला 2013 में। ठीक है, तो ये था हिग्स बेसॉन, जस्ट याद रखना है कि ये भी मूल कण है। ठीक है, और हिग्स बेसॉन को ही हम लोग गॉड पार्टिकल्स भी कहते हैं। नाम पे ही पूछ लेता है कि हिग्स बेसॉन क्या है, तो ये गॉड पार्टिकल्स, या ऐसे पूछ लेगा गॉड पार्टिकल्स हिग्स बेसॉन, ये क्वेश्चंस में आएगा तो ये ऑप्शंस में आएगा, ये क्वेश्चन में रहेगा तो ये ऑप्शंस में आएगा, और ये दोनों मिलके जो है खोज करता है हिग्स एंड एंगलर्ट, ये याद रखिएगा, हिग्स एंड एंगलर्ट, और ये एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मूल कण है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, और कल जो है हम आपके लिए इसके आधार पे क्वेश्चंस और फिर आगे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। थैंक यू।